ब्रह्मांड के रहस्यों को गहराई से समझने वाले इस नए एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम ब्रह्मांड की सबसे एक्सट्रीम, सबसे रहस्यमयी और भौतिकी के नियमों को चुनौती देने वाली चीजों में से एक का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। हम एक विशाल तारे के हिंसक अंत और उसके बाद के अजीबो-गरीब जीवन की चरण दर चरण यात्रा पर निकलेंगे। जब एक विशाल तारा अपनी मृत्यु के करीब पहुंचता है तो वो बस शांति से गायब नहीं होता, बल्कि एक ऐसी संरचना छोड़ जाता है जो सच में दिमाग घुमा देती है। तो इस भव्य खगोलीय यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। इस एक्सप्लेनर का एजेंडा कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे आयरन कोर का पतन, फिर सुपरनोवा में जन्म, उसके बाद अत्यधिक घनत्व और गुरुत्वाकर्षण को समझेंगे, फिर पल्सर और शांत अवशेषों पर बात करेंगे और अंत में देखेंगे कि इस अदृश्य की खोज कैसे होती है। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। भाग 1, आयरन कोर का पतन यानी संलयन का अंत। सोचिए, एक बेहद विशाल महादानव तारा जिसका द्रव्यमान हमारे सूर्य से 8 गुना या उससे भी ज्यादा है, अब अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पर है। होता क्या है कि स्टेलर न्यूक्लियर सिंथेसिस के जरिए ये तारा लगातार हल्के तत्वों को मिलाकर भारी तत्व बनाता रहता है। यही वो प्रोसेस है जो तारे को गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव से बचाए रखती है। लेकिन ये लड़ाई हमेशा नहीं चलती। हाइड्रोजन से हीलियम, फिर कार्बन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन और आखिर में तारा एक भारी भरकम लोहे का कोर बना लेता है। और यहीं से सारी दिक्कत शुरू होती है। लोहे का संलयन या फ्यूजन ऊर्जा पैदा नहीं करता, बल्कि ये ऊर्जा सोखने लगता है। मतलब तारे का फ्यूजन इंजन अब पूरी तरह से ठप पड़ने वाला है। अब जैसे ही ये न्यूक्लियर फ्यूल खत्म होता है, कोर को संभालने वाला सिर्फ एक ही बल बचता है, इलेक्ट्रॉन डिजेनरेसी प्रेशर। आसान भाषा में कहे तो ये इलेक्ट्रॉनों की वो जिद है कि वो एक दूसरे के ज्यादा करीब नहीं आएंगे। लेकिन गुरुत्वाकर्षण का दबाव इतना भयंकर होता है कि एक खास लिमिट के बाद ये प्रतिरोध भी टूट जाता है। इलेक्ट्रॉन डिजेनरेसी हार मान लेती है और बस एक विनाशकारी पतन यानी कोलैप्स शुरू हो जाता है। सब कुछ भयंकर स्पीड से तारे के केंद्र की तरफ गिरने लगता है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ। सुपरनोवा में जन्म, एक बेहद हिंसक वापसी। इस कोलैप्स के दौरान क्या होता है? तापमान इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि 5 अरब केल्विन के भी पार चला जाता है। इतनी भयंकर गर्मी में फोटो डिसइंटीग्रेशन लोहे के नाभिकों के टुकड़े टुकड़े कर देता है। फिर गुरुत्वाकर्षण इतना कुचलने वाला हो जाता है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में बड़ी बेरहमी से मिलकर न्यूट्रॉन में बदल जाते हैं। और ठीक इसी वक्त न्यूट्रिनो कणों की एक विशाल सुनामी अंतरिक्ष में बह निकलती है। लेकिन रुकिए, ये पतन हमेशा के लिए नहीं चलता। जैसे ही कोर का घनत्व एक परमाणु नाभिक जितना होता है, उपपरमाणविक कणों का स्ट्रॉन्ग फोर्स अचानक से इस सिकुड़न को रोक देता है। बाहर से अंदर की तरफ गिरता हुआ तारे का मलबा इस चट्टान जैसे मजबूत कोर से टकराता है और एक भयंकर रिबाउंड होता है। और इसी रिबाउंड को हम ब्रह्मांड के सबसे बड़े धमाकों में से एक सुपरनोवा विस्फोट के रूप में देखते हैं। दिलचस्प बात यह है कि 1934 में ही खगोलविद वॉल्टर बाडे और फ्रिट्ज विकी ने बड़ी सटीकता से इसका अनुमान लगा लिया था। उन्होंने कहा था, सुपरनोवा प्रक्रिया में थोक में द्रव्यमान नष्ट हो जाता है। और वाकई में ऐसा ही होता है। तारे की ग्रेविटेशनल बाइंडिंग एनर्जी के रिलीज होने से ही ये महाविस्फोट संचालित होता है। तारे का ज्यादातर हिस्सा अंतरिक्ष में छितरा जाता है और पीछे छूट जाता है एक बेहद छोटा, अकल्पनीय रूप से सघन अवशेष, जिसे हम न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं। तो अब आते हैं भाग 3 पर, अत्यधिक घनत्व और गुरुत्वाकर्षण, दिमाग घुमा देने वाली भौतिकी। जरा सोचकर देखिए, जो महादानव तारा कभी लाखों किलोमीटर में फैला था, उसका कोर अब सिकुड़कर सिर्फ 10 किलोमीटर के दायरे में सिमट गया है। ये इतना सघन है कि इसे समझना हमारे दिमाग की क्षमता से लगभग बाहर है। 5.5 ट्रिलियन किलोग्राम। हाँ, आपने सही सुना। ये किसी पूरे ग्रह का वजन नहीं है, बल्कि ये न्यूट्रॉन स्टार के सिर्फ एक साधारण चम्मच भर मटेरियल का द्रव्यमान है। इस अकल्पनीय डेंसिटी को थोड़ा और आसान बनाते हैं। मान लीजिए न्यूट्रॉन स्टार की सामग्री से भरा एक नॉर्मल सा माचिस का डिब्बा है। पता है उसका वजन कितना होगा? लगभग 3 अरब टन। मतलब मिस्र के गीजा के 900 महान पिरामिडों को एक साथ रख दें, उतना वजन सिर्फ एक माचिस की डिब्बी में। असल में आप एक न्यूट्रॉन स्टार को एक विशाल परमाणु नाभिक की तरह सोच सकते हैं, जिसे सिर्फ गुरुत्वाकर्षण ने पूरी ताकत से बांध कर रखा है। और इसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से 100 अरब गुना ज्यादा।
अगर कोई भी साधारण वस्तु इस तारे की तरफ गिरे तो सतह तक पहुंचने से बहुत पहले ही भयंकर ज्वारीय बल यानी टाइडल फोर्सेस उसे खींचकर नूडल या स्पेगेटी जैसी लंबी और पतली धारा में बदल देंगे। इस भयानक पर थोड़ी अजीब सी प्रक्रिया को खगोल विज्ञान में स्पेगेटिफिकेशन कहा जाता है। भाग 4 पल्सर और शांत अवशेष, घूमता हुआ बाद का जीवन। अब जब ये तारा बन गया है तो ये अंतरिक्ष में कैसे बर्ताव करता है, ये बहुत ही दिलचस्प है। जब तारे का पतन होता है तो कॉन्जर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम काम करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक घूमता हुआ आइस स्केटर अपनी बाहों को अंदर खींचने पर अचानक से बहुत तेज घूमने लगता है। जब उस विशाल तारे का कोर 10 किलोमीटर में सिकुड़ता है तो उसके घूमने की रफ्तार बेतहाशा बढ़ जाती है। एक नया बना न्यूट्रॉन स्टार 1 सेकंड में सैकड़ों बार अपनी धुरी पर घूम सकता है। तेजी से घूमते हुए ये तारे मुख्य रूप से 2 तरह का बर्ताव करते हैं। कुछ न्यूट्रॉन तारे अपने ध्रुवों से ऊर्जा और रेडिएशन की बेहद तेज किरणें छोड़ते हैं। जब ये किरणें तारे के घूमने के साथ हमारी पृथ्वी की दिशा में आती हैं तो अंतरिक्ष में किसी लाइट हाउस की तरह चमकती हैं। इन्हीं को हम पल्सर कहते हैं। लेकिन सारे तारे ऐसे नहीं होते। कुछ रेडियो शांत अवशेष भी होते हैं जो सुपरनोवा के मलबे में बिल्कुल शांति से बैठे रहते हैं और पल्सर की तरह धड़कते नहीं हैं। और अब आखिरी हिस्सा, भाग 5, अदृश्य की खोज, अदृश्य का अवलोकन। अब सवाल यह है कि इतने छोटे, मुश्किल से 10 किलोमीटर के तारों को जो इतनी विशाल दूरियों पर हैं, खगोलविद खोजते कैसे? यह अपने आप में एक विज्ञान का चमत्कार है। 1934 में बाडे और ज़्विकी ने इनकी सिर्फ थ्योरी दी थी। फिर दशकों बाद 1967 में जोसेलिन बेल बर्नगिल ने रेगुलर रेडियो पल्स पकड़कर पल्सर के होने का पक्का सबूत दिया। और 2017 में तो कमाल ही हो गया जब खगोलविदों ने पहली बार 2 न्यूट्रॉन तारों के आपस में टकराने से निकली गुरुत्वाकर्षण तरंगों यानी ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट किया। इस ऐतिहासिक खोज ने मल्टी मैसेंजर एस्ट्रोनॉमी के एक पूरे नए युग की शुरुआत कर दी। तो आज हमारे पास इन्हें खोजने के कई बेहतरीन तरीके हैं। बाइनरी सिस्टम से निकलने वाला एक्स-रे एमिशन, जहां न्यूट्रॉन स्टार अपने साथी तारे से गैस खींच रहा होता है, पल्सर से मिलने वाली रेडियो तरंगें और बाइनरी विले से मिलने वाला गुरुत्वाकर्षण तरंगों का डेटा। इन सारे टूल्स की मदद से ही हमें पता चला है कि एक न्यूट्रॉन स्टार का अधिकतम द्रव्यमान हमारे सूर्य से लगभग 2.2 से 2.35 गुना ही हो सकता है। अगर वजन इससे थोड़ा भी ज्यादा हुआ तो वो खुद का गुरुत्वाकर्षण नहीं झेल पाएगा और सीधे एक ब्लैक होल में कोलैप्स कर जाएगा। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल है जिस पर हमें जरूर सोचना चाहिए। अत्यधिक दबाव वाली इन बाहरी परतों के बिल्कुल नीचे एक न्यूट्रॉन स्टार के उस अंधेरे अभेद्य कोर में असल में है क्या? क्या वहां मैटर की वो अजीबोगरीब स्थिति मौजूद है जिसे वैज्ञानिक न्यूक्लियर पास्ता कहते हैं, या शायद क्वार्क मैटर का कोई बिल्कुल ही अलग रूप? सच तो यह है कि हमारे ब्रह्मांड की इन एक्सट्रीम चीजों को अभी तक पूरी तरह से कोई नहीं समझ पाया है, और हर नई खोज हमें अंतरिक्ष के इन अकल्पनीय तारों के बारे में और भी ज्यादा विस्मय में छोड़ जाती है।